नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है छात्र शिक्षक पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। और अभी बज रहे हैं 10:09 और अभी से कुछ देर पहले बीपीएससी ने विज्ञापन जारी कर दिया है, जिसका कि हम लोगों का इंतजार था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर से आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। और यह 1 to 5 और 9 to 10 और 11 to 12, और जिसका हम लोगों का डर था वही हुआ है। क्योंकि इस तीनों एग्जाम में कहीं पर भी सिलेबस को टॉपिक वाइज वर्णन नहीं किया गया। जिस तरह से पहले सिलेबस डाला गया था उसी तरह से है। तो देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क्लास 1 to 5, 9 to 10 और 11 to 12। यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। हम पहले से ही डाउनलोड कर रखे हैं। क्या है, इसको देखा जाए एक बार शुरू से, तब हम लोगों को थोड़ा सा समझ में ज्यादा आएगा। पहले दिया गया है कि विज्ञापन संख्या इसका 26/2023, 1,70,461 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के अस्थायी निवासी उम्मीदवारों से भी, मतलब जो बिहार के निवासी हैं उनका है। और शुरू में दिया गया है कि प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि, मतलब पहला से पांचवा तक के विद्यालय अध्यापक के लिए क्या क्या है। सामान्य है, उर्दू है और बांग्ला। सामान्य में जो अनारक्षित का सीट दिया गया है दोस्तों, सामान्य में अनारक्षित का सीट है 13,397। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा, दिखेगा भी। और अनारक्षित महिला का 13,435। और इस तरह से जो इम्पोर्टेंट चीज है कि श्रेणी एवं सेवा के अधीन वर्ग विद्यालय अध्यापक और अराजपत्रित पदाधिकारी। देखिए, विद्यालय अध्यापक के बारे में भी दिया गया है कि वो भी इस अध्यापक होंगे। और वेतनमान इसका रहेगा मूल वेतन 25,000। बाकी जो भी इसमें देय होगा सरकार की तरफ से। अस्थायी एवं नई पेंशन योजना के नियमानुसार अनुमान है, मतलब नौकरी अस्थायी रहेगी और नई पेंशन योजना के अनुसार पेंशन भी दिया जाएगा। तो इस तरह से पूर्ण रूपेण सरकारी नौकरी जो सरकार के द्वारा दिया गया है। अभी जो विद्यालय में शिक्षक मौजूद हैं उनको नियोजित बोला जाता है। तो नियोजित का मतलब है कि आपको पेंशन योजना नहीं मिलता, लेकिन 60 साल तक आप जॉब कर सकते हैं। तो लेकिन यह जो जॉब होगा इसमें आपको वेतनमान और पूर्णतः सरकारी होगा। चलिए आगे है माध्यमिक, जो कि हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 9, 10 के विद्यालय अध्यापक के लिए यहाँ पे सीटों का वर्णन किया गया है। और हिंदी में अनारक्षित का 1400, आप लोग यहाँ देख सकते हैं 1416। अनारक्षित महिला का 787। और ईडब्ल्यूएस का 392 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला 150 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 626 है। और यह जिला वार आवंटन है। जिला वार आवंटन में आप यहाँ देख सकते हैं, हमने जिला वार आवंटन वाला भी लोड करके रखा आप लोगों के लिए। तो किस जिला में किस श्रेणी के कितने सीट हैं आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। पटना में आप देख सकते हैं कि 50 और गया में 56, ये अपने कैटेगरी के हिसाब से। अत्यंत पिछड़ा का देखा जाए तो सबसे ज्यादा मुजफ्फरपुर में है, सॉरी सबसे ज्यादा पूर्वी चंपारण में है। और उसके बाद मुजफ्फरपुर में है, लगभग 30 सीट है। वहीं बात करें पटना की तो 22 सीट है। और अगर हम बात कर लें अपना जिला शेखपुरा का, तो शेखपुरा का इसमें 3 सीट दिया गया है। तो हम लोग विशेषकर जो यह चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इसमें क्या क्या दिया गया है। श्रेणी जो होगा ये भी विद्यालय अध्यापक का है, अराजपत्रित पदाधिकारी के रूप में। इसका मूल वेतन होगा 31,000 दोस्तों। प्रति माह एवं अनुमान भत्ते जो मिलते हैं अस्थायी एवं नई पेंशन योजना के तहत ये भी मान्य होगी। और इसमें भी आप लोग दे सकते हैं 11, 12 का भी इसमें दिया है। इनका होगा मूल वेतन 32,000 रुपये। अब आइए कि बात करें कि नोट में क्या दिया गया। ये हमारे शिक्षकों के लिए कि प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद के लिए विषय वार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है, जैसा कि हम आपको पहले दिखा चुके हैं। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन एक से अधिक चरण में आयोजित की जाएगी। मतलब एक से अधिक चरण में, जैसे आपको पता ही है अगस्त में इसका एग्जाम है। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अर्हताएं क्या क्या है, तो भारत का नागरिक हो और भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो। मतलब बिहार के ही लोग इसमें भर पाएंगे, इसके अलावा कोई नहीं।
एवं दिया है। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो, जो उसका क्या क्या है, तो 1 to 5 के लिए दिया गया है कि जो न्यूनतम 50% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक जो इंटर किए हुए हैं अथवा इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जिसको हम लोग डीएलएड के नाम से जानते हैं, वो पास होंगे, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। आगे है कि न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा उसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा। नेक्स्ट में है कि न्यूनतम 50% अंक के साथ जो बीएलएड किए हुए हैं, और है 50% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष जो भी शिक्षा शास्त्र या विशेष शिक्षा द्वारा या स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, और 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा शिक्षा स्नातक मतलब बीएड किए हुए हों, तो बीएड वाले को भी मौका दिया गया है 1 to 5 में दोस्तों। आगे है जिसने, आगे है परंतु जिसने, देखिए एक लाइन यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड या एमएड किया, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। और इसके साथ कुछ इसमें दिया गया है कि जिसने एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, शिक्षा स्नातक याद रखिएगा, उसे कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। किंतु इस प्रकार विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त होने के 2 साल के भीतर 6 माह है तो एक ब्रिज कोर्स आपको करना हो। जो बीएड किए हुए हैं अगर वो उनका सिलेक्शन होता है तो उनको ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। आगे, और वो 6 महीने का सवैतनिक अवकाश माना जाएगा। आगे है जिसने भी एनसीटी से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड की योग्यता हासिल कर ली है, कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने हेतु विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा। बशर्ते, इसमें भी एक शर्त है कि विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्ति के 2 साल के भीतर ये यहाँ भी 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। नेक्स्ट, 1 से 5 के उर्दू पदों पर बिहार राज्य मदरसा मौलाना मजरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय द्वारा जो मान्यता प्राप्त बोर्ड है वहां से इनको 50% अंकों के साथ स्नातक करना होगा। आगे है 1 से 5 के लिए बांग्ला शिक्षकों के लिए इंटर में 50% अंकों के साथ, यह आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब जो मेन चीज है कि सामान्य विषयों के लिए कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक, जो 9-10 के हैं मित्र, जो हमारे जो माध्यमिक में शामिल होने वाले हैं उनके लिए क्या दिया गया है, तो कम से कम 50% अंक के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर अथवा इसके समतुल्य उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त शिक्षा में स्नातक, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर अथवा इसके समतुल्य में कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक, ध्यान दीजिएगा आप लोग, या स्नातकोत्तर तथा 13/11/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की मान्यता के लिए मानदंड और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति विनिमय 2002 तथा 10/12/2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनिमय 2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा शिक्षा में स्नातक, मतलब देखिए 45% अंक के साथ भी आप इसमें एलिजिबल हो सकते हैं, अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से विनिर्दिष्ट विषय समूह में बीएड या बीएससी एड की 4 वर्षीय उपाधि। आगे है कि 9-10 के लिए विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति जनजाति अत्यंत पिछड़ा एवं दिव्यांग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम जो 5% की छूट वो दी होगी। अब विषय के बारे में दिया गया कि किस विषय में क्या योग्यताएं चाहिए, तो जो गणित के हमारे मित्र हैं उनके लिए है कि स्नातक स्तर पर गणित के साथ उनका भौतिक या भौतिकी जिसको हम लोग फिजिक्स बोलते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस या रसायन विज्ञान सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। विज्ञान के मित्र जंतु विज्ञान प्राणी विज्ञान जिसको और वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषता हो। सामाजिक विज्ञान सबसे ज्यादा इसमें लफड़ा था
कि स्नातक स्तर पर सहायक विषय प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र, मतलब ऑनर्स के रूप में आपका इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र या राजनीतिक शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्णता हो और जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल हो। मतलब एक विषय इतिहास या भूगोल होना बहुत जरूरी है। और भाषा के जो हमारे मित्र हैं, इसमें बहुत ही एक कहिए तो अच्छा काम कर दिया गया है कि जो भी हमारे मित्र सब्सिडी में थे वो भी अब इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो माध्यमिक शिक्षक के पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में संबंधित भाषा विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पठित होना अनिवार्य है। मतलब आप सब्सिडी वाले भी इसको भर सकते हैं। अब वही बात करें 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए क्या इसमें रखी गई है मान्यताएं, तो वही है 50% अंकों के साथ। सब में बीएड तो चाहिए ही और इसमें स्नाकोत्तर रहेगा। और इसमें सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या कॉम्बिनेशन होगा वो डायरेक्टली हम लोग देखते हैं कि फिजिक्स में आपको फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये सारा चीज जो है। और केमिस्ट्री में आप यहाँ देख सकते हैं कॉम्बिनेशन। कॉमर्स में, मैथ में मैथमेटिक्स होना चाहिए। 11-12 में कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक एचटी की योग्यता क्या है। जो कंप्यूटर विषय से किए थे तो न्यूनतम 50% अंक के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त उपाधि DOE ACC से स्तर ए एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि, अथवा किसी मान्यता प्राप्त या AICT से मान्यता प्राप्त संस्थान से BE या BTech या कंप्यूटर साइंस या IT अथवा समकक्ष उपाधि या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से डिप्लोमा। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में BE या BTech की उपाधि तथा कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर भी होगा तो वो भरेंगे या MCA। किसी मान्यता प्राप्त से कंप्यूटर साइंस में स्नातक स्नातक या BCA या समकक्ष एक किसी विषय में स्नातकोत्तर, मतलब BCA स्नातक के स्तर पर होना चाहिए और समकक्ष में किसी विषय में स्नातकोत्तर। अगर आप BCA किए हुए हैं और किसी विषय में स्नातकोत्तर हैं तो फिर भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अथवा में दिया गया कि MCA का 3 वर्षीय कोर्स 6 सेमेस्टर वाला। और दिया है नोट में, देख सकते हैं आप लोग कि कंप्यूटर विषय के अभ्यर्थियों के लिए BEd की योग्यता अनिवार्य नहीं है। मतलब कंप्यूटर के जो टीचर बनेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट, उनके लिए BEd जरूरी नहीं है। संगीत वालों के लिए भी दिया गया है। और प्रमाण पत्र की मान्यता संबंधित कुछ उपबंध दिया गया है कि केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित बोर्ड से मैट्रिक अथवा समकक्ष एवं इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र मान्य होगा। और क्या क्या है, केंद्र तथा राज्य सरकार की अधिनियम से गठित विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत स्नातक एवं स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र मान्य होगा। NCTE अधिनियम 1993 के प्रवृत्त होने के पूर्व केंद्र या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से NCTE के द्वारा मान्यता होना चाहिए। आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, जो इंपॉर्टेंट चीज होगा वो जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम खोज रहे थे वही मिल गया कि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा, मतलब इसके लिए क्या होगा, तो प्राथमिक शिक्षक के लिए CTET पेपर 1 अथवा BTET पेपर 1 पास होना अनिवार्य है। और माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए स्टेट पेपर 1 और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए स्टेट पेपर 2 में उत्तीर्ण हो। इसमें कहीं मेरिट तेरिट की बात नहीं की गई है। जो भी क्वालिफाइड है वो सारे लोग इसमें एलिजिबल हैं। परंतु 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, देखिए यहाँ पे शिक्षकों का वर्णन किया गया है हमारे शिक्षक दोस्तों के लिए कि वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। नोट में दिया गया है दोस्तों, शिक्षक प्रशिक्षण के वैसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता धारित करते हो, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो एवं शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हो तथा शिक्षक प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं तो ये भी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दे सकेंगे। मतलब जो बच्चे अभी सेकेंड ईयर में हैं और जो परीक्षा दे चुके हैं तो उनका परीक्षा जो है कि 31/8/2023 मतलब 31 अगस्त तक उनका एग्जाम हर हालत में हो जाना चाहिए। रिजल्ट कभी भी आए कोई दिक्कत नहीं है।
अगर वो इस डेट तक वो एग्जाम दे देते हैं, इनका एग्जाम खत्म हो जाता है, लेकिन समझिएगा कि शुरू हो जाए 31/8/2023 तक इनका एग्जाम खत्म हो जाना चाहिए। उन्हें ऐसी परीक्षा में देखिए 31/8/2023 तक भाग लेने का प्रमाण पत्र यथा एडमिट कार्ड एवं परीक्षा फल सहित प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी सभी आवश्यक प्रमाण पत्र की मूल प्रति आयोग के द्वारा सत्यापन हेतु मांगे जाने पर ससमय उपलब्ध कराना होगा और सत्यापनोपरांत उनकी प्रशैक्षणिक अर्हता मान्य होगी। आवेदन के साथ उन्हें इस आशय का स्व घोषणा भी देना होगा। आगे है दोस्तों कि एतत् संबंधी सभी प्रमाण पत्र यदि आवेदन जमा करने के समय पूर्व से ही निर्गत हो तो उपरोक्त स्व घोषणा आधारित विकल्प लागू नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी को ऐसे प्रमाण पत्र के संबंध में अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन में अंकित करना होगा और उसकी छाया प्रति भी देनी होगी। उदाहरण के तौर पर कुछ दिया गया है कि 1 से 5 तक के लिए वैसे उम्मीदवार जो शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो एवं सीटेट पेपर 1 में उत्तीर्ण हो परंतु प्रशैक्षणिक योग्यता से संबंधित पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में हो। जो बच्चे इस बार सेकेंड ईयर का एग्जाम देंगे और वो सीटेट पेपर 1 पास है उनके लिए है, वो भी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दे सकेंगे बशर्ते कि प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधित परीक्षा का आयोजन कब हो जाए तो 31/8/2023 तक उनका पूर्ण हो जाए। आयु सीमा क्या होगा दोस्तों, तो सभी पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा का कट ऑफ तिथि क्या है, 1/8/2023 से गिनती होगी। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए कट ऑफ तिथि भी यही है और 18 वर्ष जो न्यूनतम होता है। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए उसका भी 1/8/2023 को 21 वर्ष पूर्ण जाना चाहिए। और यहाँ कुछ छूट दिया गया है कि अधिकतम आयु अनारक्षित वर्ग जो होंगे, अनारक्षित वर्ग के पुरुष उनका 37 वर्ष, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा पिछड़े वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला का 40 वर्ष, अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष महिला 42 वर्ष और वार्धव्य सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। अब आयु सीमा में छूट क्या दिया गया है, तो इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात नियुक्ति के प्रथम संव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दिनांक 1/8/2023 के आधार पर मानक देय होगी। आगे माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 जो 2019 में हम लोग पास किए थे, उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थी जो वर्तमान विज्ञापन के तहत आवेदन करते हैं उनके लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट है और 1/8/2019 को आधार मानकर देय होगी। इनका जो आयु सीमा 1/8/2019 को ही मानकर आधार किया जाएगा। इसी प्रकार वाणिज्य संकाय के माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2022 विज्ञापन संख्या 1/2023 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो वर्तमान विज्ञापन के तहत आवेदन करते हैं उनके लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट 1/8/2022 के कट ऑफ डेट के अनुसार गणना की जाएगी। वहीं बात किया जाए दोस्तों माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण होने वाले कंप्यूटर विज्ञान के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 8 वर्ष की छूट दी जाएगी। आगे है कि पंचायती राज संस्था, देखिए टीचर के लिए है कि पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु सीमा शिथिल है, मतलब जो टीचर है उनके लिए कोई भी आयु सीमा नहीं रखी गई है। आगे सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक 962 दिनांक 22/1/2021 के आलोक में अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगों को अधिकतम उम्र 10 वर्षों की छूट अनुमान दी गई है और दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आगे दिया गया है कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चयन प्रक्रिया पर हम लोग बात कर लें। चयन प्रक्रिया तो लिखित परीक्षा वास्तुनिष्ठ के आधार पर होगी और परीक्षा संचयन और पाठ्यक्रम दिया गया है। क्या दिया गया है आप देख सकते हैं कि भाषा पेपर जिस पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, यह 100 नंबर का एग्जाम होगा, 75 नंबर हिंदी और 25 नंबर इंग्लिश, 2 घंटे का परीक्षा होगा। आप यहाँ देख ही सकते हैं भाग 1 और भाग 2। प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी प्रकार के टीचरों के लिए यह पेपर अनिवार्य होगा। शिक्षक मित्र हमारे शिक्षक मित्र हैं, सभी के लिए यह पेपर अनिवार्य है दोस्तों। और उसके बाद जो भी हमारे मित्र अलग अलग संकाय में शामिल होंगे, अलग अलग परीक्षा में शामिल होंगे, तो उनके लिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। हाँ 1 मिनट जी। इस पत्र को अर्हतांक दोनों भाग को मिलाकर कम से कम 30% अनिवार्य है और इसमें लिख दिया है कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जो यह प्रश्न होंगे
फर्स्ट पेपर जो होगा इसमें आपको निगेटिव मार्क्स नहीं होंगे और इसमें आपको 30 नंबर लाना अनिवार्य है। दूसरे पेपर की बात करें, सामान्य अध्ययन, यह है प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए। इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, तो 120 नंबर का परीक्षा होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता मतलब जो करंट अफेयर है, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दिया गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम, देखिए जो सामान्य अध्ययन दिया गया है, ये जो सामान्य अध्ययन का जो भी इसमें सामाजिक विज्ञान याद रखेगा, सामाजिक विज्ञान और सामान्य विज्ञान ये दो पोर्शन जो आपका है, और भूगोल जो है, पर्यावरण क्या दिया है कि सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, मतलब जो आपके स्कूल में चलते हैं उसका SCERT से संबंधित होगा, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम हर मतलब इंटर लेवल पे आप लोग 1 से लेकर के 12 तक का SCERT बुक पढ़ जाइएगा और निश्चित रिजल्ट होगा। अब हम बात करें माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए जो 9-10 के होंगे, तो इनका जो पत्र 2 भाग में होगा, भाग 1 एवं भाग 2। भाग 1 भाग 2 है क्या, याद रखिएगा आप लोग, जो अध्ययन वाला विषय इसमें दिया गया है, थोड़ा सा इसमें विस्तार से चर्चा करने की बात है दोस्तों। यह पत्र 2 भागों में होंगे, यथा भाग 1 एवं भाग 2। कुल अंक देख ही रहे हैं 120, जो पहले 150 था इसको बदल के 120 कर दिया गया, 80 और 40। भाग 1 एक विषय पत्र है, उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में किसी एक पत्र का चुनाव हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी या 9-10 के टीचर के लिए है। अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, इन सभी से प्रश्न आएंगे। विषय पत्र माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, देखिए NCERT से संबंधित होंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया है खेला कर कि मतलब जो अब हम लोगों को जो हम SCERT से पढ़ रहे थे, दिया गया है कि पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के NCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम हर्तांक के आलोक में होगा। मतलब यह जो 9-10 हम लोग को पढ़ना है वो अब हम लोग किससे पढ़ें, तो NCERT से पढ़ें। बहुत ही मतलब यहाँ पे भद्दा मजाक किया गया है इसके द्वारा, BPSC के द्वारा। भाग 2 में क्या दिया गया है कि एक समान अध्ययन पत्र है जिसमें प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम हर्तांक के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, समान जागरूकता, समान विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल होगा। मतलब कहने की बात है कि मिला जुला के फिर से 9-10 और 11-12 के जो सिलेबस है इसको टफ बना दिया गया है, और इसमें NCERT का नाम लेकर के। यही NCERT का दोस्तों अगर प्रश्न इसमें डाल देते सामान्य अध्ययन में तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन यह जो NCERT का हिंदी पुस्तक है वो तो SCERT में चलता भी नहीं है। चलिए, और वही बात कर लें उच्चतर माध्यमिक के लिए, इसमें भी 120 नंबर का परीक्षा होगा और इसमें भी NCERT का जिक्र कर दिया गया है। तो आप लोग अब NCERT पे ज्यादा फोकस कीजिएगा और NCERT को हो सके जहां तक हो सके उसको खत्म करने का हम लोग प्रयास करेंगे। आगे दिया गया है कि सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए जाने वाली परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुवैकल्पिक होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक निगेटिव मार्क अंक दिए जाएंगे। क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार बिहार के संकल्प ज्ञापांक संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं पत्रांक कितना देख लीजिएगा आप लोग। जो सिलेक्शन का जो कट ऑफ रखा गया लिखित परीक्षा में समान वर्ग के उम्मीदवार के लिए 40 वर्ग, पिछड़ा वर्ग के लिए 36, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32%, अन्यथा वे प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर जाएंगे। मतलब इतना अगर आप लाइएगा तो हमको जहां तक लग रहा है कि सीट के अंदर अगर रहिएगा तो ज्वाइनिंग होगा, और नहीं तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, हमको जैसा लग रहा है, क्योंकि बोल रहा है कि न्यूनतम हर्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। अभ्यर्थी किसी एक ही विषय का चयन कर सकते हैं जिस विषय में उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया है। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक विषय में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं तो उस स्थिति में अभ्यर्थी अपनी इच्छा से एक ही विषय का चयन कर सकते हैं। साक्षात्कार के बारे में दिया गया, इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। हमको लगता है कितना टफ एग्जाम था तो इसमें साक्षात्कार भी ले लेता, क्या खासियत था। तो मतलब सरकार के द्वारा यह पूर्ण रूप से विज्ञापन एक उल जलूल चीज पेश कर दिया गया है। मेधा सूची के बारे में दिया गया है कि लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थी की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। औपबंधिक मेधा सूची लिखित परीक्षा वास्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में पहले उम्र जो सब में होता है, फिर उसमें देवनागरी लिपि में और उसके बाद वरीयता दी जाएगी।
अधिमानता प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में एक से अधिक अध्यापकों के पद के लिए आवेदन देने की स्थिति में अपनी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं उम्र के अनुरूप ही संवर्गों की प्राथमिकता अंकित करते हुए ऑनलाइन आवेदन समर्पित करेंगे। मतलब अगर कोई अलग से, इसमें अलग से फॉर्म नहीं भरेगा, याद रखिएगा, एक ही फॉर्म में आपको वो चुनना पड़ेगा। क्या कहता है कि अध्यापक पद के आवेदन देने के एक से अधिक अगर आप देना चाहते हैं, आवेदन देने की स्थिति में अपने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं उम्र के अनुरूप ही संवर्गों की प्राथमिकता अंकित करते हुए एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र समर्पित करेंगे और सभी अभ्यर्थियों को अर्हता के अनुसार विद्यालय अध्यापक के विभिन्न श्रेणियों की अधिमानता ऑनलाइन आवेदन में दर्ज की जानी है। आगे मेधा क्रम के अनुसार सफल अभ्यर्थियों के द्वारा विद्यालय अध्यापक के लिए दी गई अधिमानता एवं रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर उन्हें एक पद ही आवंटित किया जाएगा। किसी एक अधिमानता के संवर्ग आवंटित हो जाने के पश्चात से अन्य संवर्गों में अभ्यर्थी पर विचार नहीं किया जाएगा, इस पर अभ्यर्थी का कोई आपत्ति नहीं होगी। इस आशय की घोषणा अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में करना होगा। बहुत सारे मतलब डिफिकल्ट इसको बना दिया गया है। मेधा क्रम के अनुसार सफल अभ्यर्थी विद्यालय अध्यापक के दी गई, तो आप पढ़े हैं। अभ्यर्थियों को आवेदन करने के समय 3 जिला का अधिमानता अवरोही क्रम में देना होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपसे अभी ही जिला का बोल लेगा कि 3 जिला का अवरोही क्रम में, कि सबसे पहले उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। सफल अभ्यर्थियों के लिए जिला के लिए दी गई अधिमानता एवं मेधा के आधार पर उन्हें जिला का आवंटन किया जाएगा। अभ्यर्थी के मेधा के अनुसार 3 अधिमानता में से किसी के प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला अल्फाबेट के अनुसार रिक्त पद वाला जिला आवंटित किया जाएगा। मतलब आप जो 3 चुने हैं, अगर वो 3 आपको नहीं मिलेगा, उसके बाद अल्फाबेट के हिसाब से जहां सीट खाली होगा वहां पे आपको भेज दिया जाएगा। अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों के चयन के पश्चात चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति के पश्चात पद स्थापना मेरिट कम चॉइस के आधार पर संबंधित जिला में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा, परंतु मेधा के आधार पर अधिमानता के विद्यालय में रिक्ति नहीं होने पर उपलब्ध रिक्ति के अनुसार किसी भी विद्यालय में पदस्थापन किया जा सकेगा। मतलब वहां से आपको जिला आवंटित कर दिया जाएगा और जिला के बाद हमारे डीओ साहब आपको स्कूल आवंटन करेंगे। अन्य निर्देश दिया गया है, कुछ देख लेते हैं कि कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा, अधिकतम 3 बार से ज्यादा नहीं। आयोग द्वारा की गई अनुशंसा नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी जब तक कि यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत प्रशासनिक विभाग संतुष्ट न हो जाए। ये सब वगैरह वगैरह है दोस्तों। और यहाँ आरक्षण के बारे में दिया गया है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, कोटि कोड दे दिया गया है। कहीं पर भी ऐसी कोई बात नहीं रखी गई है, लेकिन चलिए विज्ञापन आ गया जिसका हम लोग को इंतजार था। पेपर के बारे में दिया गया, देख लेते हैं कि क्या क्या पेपर मांगे जा सकते हैं। तो आप लोग मैट्रिक का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए, विज्ञापन की कंडिका जो शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा, दस्ता परीक्षा उत्तीर्ण के अनुरूप सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, विज्ञापन की कंडिका जो शैक्षणिक योग्यता के रूप में है, बिहार राज्य का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, और महिला के उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमी लेयर होना चाहिए। महिला जो होंगे वो उनके पिताजी के नाम से निर्गत होना चाहिए क्रीमी लेयर। पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित घोषणा पत्र विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर दावा करने की स्थिति में, मतलब 1 वर्ष से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आगे है कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवार के लिए जाति एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र, महिला उम्मीदवार के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। महिला का मतलब अपने माता पिता से होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के बारे में दिया गया है कि बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या के आलोक में विहित प्रवर्तन में सक्षम प्राधिकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के आधार पर निर्गत संबंधी प्रमाण पत्र, मतलब 22-23 के आधार पर होना चाहिए जो दावा करने की स्थिति में है। और यहाँ पे दिया गया और एक दिया गया, आप लोग देख लीजिए 14 में क्या है कि फोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड, हाल का खींचा हुआ 2 फोटो, लिखित परीक्षा के लिए भरे गए डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति और लिखित परीक्षा के लिए निर्गत एडमिट कार्ड की प्रति। मतलब आपको क्या करने हैं, आगे देखिए, किधर गया, हाँ यहाँ पर रहते। केंद्र सरकार, बिहार सरकार अन्य राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त हो तो परीक्षा में भाग लेने तो सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र, मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कह रहा है कि अगर आप कहीं जॉब में, देखिए दे दिया गया है कि केंद्र सरकार या बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त हो तो परीक्षा में भाग लेने हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा
निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी साथ में लगाना है। आगे प्रमाण पत्र की जांच। नियुक्ति प्राधिकार का यह दायित्व होगा कि नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पूर्व शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा होने संबंधी प्रमाण पत्र अन्य प्रमाण पत्रों की यथावश्यक जांच कर लें। शुल्क के बारे में दिया गया है कि सामान्य के लिए 750 है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 200 और सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला के लिए 200, दिव्यांग अभ्यर्थी या उससे अधिक के लिए 200, अन्य सभी उम्मीदवार के लिए 750 रुपये। आगे 15/6 से यह चलेगा और 15/12/7 तक यह फॉर्म भराएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट था और वो आ गया है, तो जिसको हम लोग बहुत अच्छे ढंग से तैयारी में लगे हुए भी थे। अब एनसीईआरटी पर फोकस करना है दोस्तों, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा वीडियो लाने में हम लोग का देरी हो रहा था। अब बहुत ही सलीके ढंग से रोज इसकी तैयारी करवाई जाएगी। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजात की हार्ड कॉपी, देखिए जो भी फार्म भराएगा उसका ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि हार्ड कॉपी कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। जो हम लोग भेजेंगे ना वो भेजने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा स्वतः हार्ड कॉपी में आवेदन या कोई पूरा कागजात यदि दिया जाता है तो वो हार्ड कॉपी आवेदन कागजात और उसका आधार पर किया गया कोई दावा अनुमान नहीं होगा, मतलब भेजने की आवश्यकता नहीं है कार्यालय में। आगे है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए शैक्षणिक योग्यता एवं आरक्षण संबंधी दावों को सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन में भरे गए प्रमाण पत्रों की जांच नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जाएगा। और इस तरह से इंतजार की घड़ियां खत्म हुई दोस्तों, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज था उस पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। और यहाँ आप देख सकते हैं, आपको दिखा दें ये सीट है प्राथमिक विद्यालय के लिए, जिला वाई जिला सीट दिया गया है और अपने अपने कैटेगरी का सब लोग देख सकते हैं। वन टू फाइव में बहुत सारी रिक्तियां हैं दोस्तों। 9-10 की बात करें तो 9-10 में भी सीटें हैं, लेकिन किसी किसी जिला में बहुत ही कम सीटें दिया गया है, तो आप लोग थोड़ा सा उसको ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा। 3 जिला का नाम बताया जाएगा तो निश्चित ही आप लोग सबसे पहले अपना जिला ही देंगे। और जहाँ तक बात है सभी लोग, तो इस तरह से दोस्तों आप लोग ने देखा कि जो विज्ञापन था वो आ गया है और अब हम लोगों को बहुत अच्छे ढंग से तैयारी में लग जाना है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कल से एनसीईआरटी का जो चैप्टर स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बहुत धन्यवाद। जो भी जानकारियां थी आप लोगों के सामने समक्ष रख दिया गया है। कहीं भी कोई त्रुटि हो तो निश्चित ही आप लोग कमेंट में बताइएगा और चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।